Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. We are in the 19th. We're in the last few weeks of the image processing course. So as per the report, this is 14th week. So we are left with 2 weeks only. So before I start off, let me call the attendance. Amir, Abdullah Khan, Abu Bakr Suhail, Ali Hassan Mirza, Amna, Ammar, Anisa Jabeen, Alam Shabir, Areed Saqib, Ashar Salim, Asim Ali, Azim Nawaz, Danish Mahmood, Fawad Haider, Hamza Ibrar, Hilal Amin, Huzaifa Shaukat, Irfa Mishal, Kanis Fatma, Malaika Ikhlaq, Mehrab Nayab, Muhammad Awais, Musaddiq Khan, Nabil Fazis, Rabia Sarish, राना मुबीन तारिक, रिमशा रफ़ीक, साद हनीफ, सफ़वान मलिक, सुमेरा सिराज, तहसीन अब्दुल्ला, तला शाम अली, उमर हयात, वलीद अहमद, ज़ैन अब्बास और ज़िशान ज़फ़र। और इसके अलावा कोई आप लोगों की क्लास में स्टूडेंट ऐसा रह गया और जिसके अटेंडेंस से मैंने ना बोल लियो तो वो प्लीज़ मुझे लिखवा दें। ओके, ठीक है जी। Right, so let's begin the lecture slot now. So हमारा जो third chapter था that was about spatial domain image processing. कि आप images को spatial domain में किस तरह handle कर रहे होते हैं. So spatial domain में normally हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पे एक पॉइंट और से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें ट्रांसफॉर्म देखी थी, बिट प्लेन स्लाइसिंग देखी थी, हिस्टोग्राम देखा था, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखा था। सो वी विल डू दैट टुडे। ज़िशान मसूद अभी ज्वाइन किए, मेरे ख्याल है आप एक बेटा मैं आपके अटेंडेंस लगा दूँ। ज़िशान मसूद ZEES ज़िशान MES अटेंडेंस डिप आज है 23/6/2020। Okay, let me share my screen. So we will start off from here. So intensity transform basically क्या करती है कि एक किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेट कर देती है किसी दूसरे पॉइंट के अंदर। यहाँ पे जो हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म देखी है, इसके अंदर आपकी जो ट्रांसफॉर्म नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्डिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू एक सर्टन स्पेसिफिक लिमिट से कम है तो उसको आप मैप कर दें ज़ीरो के ऊपर, और अगर सर्टन स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है तो उसको आप मैप कर दें 1 के ऊपर। सो आपका जो इमेज है उसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ रह जाती हैं, ज़ीरोज़ और 1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे जो इमेज है उसके अंदर जो सेंटर वैल्यू है ना उसको 127 रखते हैं। सो अगर कोई भी वैल्यू 127 के इक्वलेंट या उससे ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू को आप मैप कर देते हैं 1 पे, और अगर कोई वैल्यू 127 से स्मॉल है तो उसको आप मैप कर देते हैं 0 के ऊपर। दिस वन इज कॉल्ड एज योर thresholding function and also this is called as your binary intensity transform. अच्छा, अब हमने इसके अलावा और ट्रांसफॉर्म कौन सी देखी थी, हमने फिल्टर्स देखे थे। फिल्टर्स क्या करते हैं, नॉर्मली जो सबसे छोटा फिल्टर का साइज है वो 3x3 का फिल्टर होता है जो किसी भी इमेज के ऊपर आपका अफेक्ट हो रहा होता है। सो 3x3 का फिल्टर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आप 3x3 का इस तरह एक फिल्टर डिफाइन करते हैं और इसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं
और ये जो सिंगल पॉइंट है ये नेबरहुड पिक्सल को देखता है और उनके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके वैल्यू को इंटरनली राइट डाउन करा देता है। अब ये जो नेबरहुड के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज को देखने हैं ना, इसमें आपके हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। सो एक ऑपरेशन हमारे पास इसमें कौन सा है, आपके पास एवरेजिंग का ऑपरेशन। एवरेजिंग में क्या होता है कि आपके पास जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये 3x3 की, इसकी वैल्यू यूँ आ रही होती है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होल मल्टीप्लाई विद 1/9। और इन अदर वर्ड्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास 1/9 1/9 एंड 1/9। सो सारा इमेज जो है ना इसके ऊपर इसी तरह 1/9 1/9 की वैल्यू। सो जब भी किसी इमेज के ऊपर अप्लाई होगा तो आपको उसकी एवरेज वैल्यू इसमें से मिल जाती है। एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि सारे ये आपके पास टोटल बॉक्सेस है 9, सो यू ऐड देम अप एंड देन यू डिवाइड देम बाय 9, तो आपको उसकी एवरेज वैल्यू कंप्यूटेड इसमें मिल जाती है और वो आप इसको सेंटर पिक्सल में लिखवा देते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 ट्रांसफॉर्म देखे थे। तो ये वाली फिगर आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्म बताता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आपकी नेगेटिव ट्रांसफॉर्म। ये वाली नेगेटिव ट्रांसफॉर्म क्या करती है कि जो भी इनपुट के अंदर आपकी वैल्यूज दी हुई है ना उसको इन्वर्ट कर देती है। लेट्स से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का तरीका कार ये कि अगर मेरे पास एक ग्रे स्केल इमेज है तो मैं इमेज में से 255 को माइनस कर देता हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो 255 की पीक वैल्यू है ना इसको 255 माइनस कर दें, सो दिस विल बी इक्वलेंट टू 0। सो पीक वैल्यू उस पर मैप हो जाएगी। और अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 255 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये आपका इनपुट है बेसिकली, दिस इज इनपुट इमेज और ये आपके पास आउटपुट कंप्यूट हो रही है। आउटपुट कंप्यूटेड है। सो हमने सबसे छोटी वैल्यू उसमें थी 0, 0 माइनस 255 दिस विल रिजल्ट इन 255। सो व्हाट हैपेंड, मैंने सारे इमेज को इन्वर्ट कर दिया। एक और वैल्यू की एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स इमेज में कहीं 10 पड़ा हुआ है, सो 255 माइनस 10 will going to give you a value equivalent to 245। सो सारा इमेज जो है वो आपके पास छोटी वैल्यू के ऊपर मैप होगा। सो ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है ये नेगेटिव ऑफ एन इमेज है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट 0 है अब आउटपुट पे कहाँ पे मैप हो रही है, सबसे पीक वैल्यू पे जाके मैप हो रही है। और जो इनपुट की सबसे पीक वैल्यू है वो कहाँ पे मैप हो रही है, सबसे छोटी वैल्यू पे आके मैप हो जाती है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज योर नेगेटिव ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट वी गॉट पावर लॉ एंड लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप ये देखें ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन दिया, मैं इसका भी फॉर्मूला दिखाता हूँ। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्म है। सो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि C इंटू 10 लॉग ऑफ इनपुट वैल्यू से आप में से कंप्यूट कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस केस कि जो इनपुट के अंदर छोटी वैल्यूज थी वो जाके मैप हो रही है एक बड़ी रेंज के ऊपर, यानी 0 थी तो ये बड़े बड़े रेंजेस के ऊपर आके मैप होना स्टार्ट हो गई। यहाँ अगर यहाँ तक देखें और जो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू थी उसको हमने कहीं पे नहीं छेड़ा, वो वैसी की वैसी रह गई। सो व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ लॉग, लॉग क्या करता है कि बहुत छोटी वैल्यू को उठाता है और नॉर्मलाइज कर देता है और बहुत बड़ी वैल्यू को भी उठा के नॉर्मलाइज कर देता है। सो लॉग इज अ टूल विच इज देयर फॉर डायनामिक रेशियो कंप्रेशन। अगर कहीं इमेज के अंदर लेट से 10,000 वैल्यू पड़ी है 20,000 पड़ी है, सो log of 1000 दिस इज इक्वलेंट टू 3, ये 3 के इक्वलेंट आ जाता है। सो हमने 10,000 को 3 के इक्वलेंट कर लिया विच इज क्वाइट अ लार्ज कंप्रेशन इन केस। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई इमेज में बहुत छोटी वैल्यू पड़ी है लेट्स से 0.1, सो लॉग इफ वी टेक द लॉग ऑफ 0.1
So this is equivalent to value equal to 2. Sorry, this is equivalent to 10. ये 10 की इक्वलेंट होगा लॉग ऑफ 0.1, राइट. सो हमने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के ऊपर मैप कर लिया. सो दैट वाज द फंक्शन ऑफ द लॉग. एंड उसके बाद हमारे पास पावर लॉ है जिसको हम गैमा ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं. ये मैं आपको साथ साथ आगे दिखाता हूँ. सो दिस इज नाउ एन एग्जांपल ऑफ योर नेगेटिव ट्रांसफॉर्म, जिसमें एक आपके पास मेमोग्राम का इमेज था और मेमोग्राम के इमेज का हमने नेगेटिव ट्रांसफॉर्म लिया. सो अगर आप ये देखें तो इस इमेज के अंदर आपको वेसल्स इतनी अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप राइट साइड का इमेज देखें तो आपको क्लियरली वेसल नज़र आ रही हैं. और सेकेंडली आप इसमें बड़ा क्लियर देख सकते हैं कि किस जगह पे कैंसर आ रहा है. सो दिस इज द पोर्शन वेयर द कैंसर इज अकरिंग. नॉर्मली जो मेमोग्राम्स होते हैं ये आपके पास कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा होता है. कैंसर में क्या होता है, जब आपको कैंसर फॉर्म होता है तो सेल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. So that now this is relatively easier to see as compared to the first image. So this is one of the applications of the log negative of the image node. अगर किसी का सवाल है तो you can stop me out. अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं आपका लॉग ट्रांसफॉर्म. सो लॉग ट्रांसफॉर्म की सबसे बड़ी एग्जांपल आप फोरियर डोमेन, हम आप ऑलरेडी फोरियर देख चुके हैं कि फोरियर क्या करता है कि इमेजेस का एफएफटी कंप्यूट करता है और एफएफटी कंप्यूट करने के बाद फिर आपके पास जो इमेज है उसको स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं. तो हम उसमें दो पार्ट लेते हैं, एक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम लेते हैं और एक आपका फेजर स्पेक्ट्रम लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है जब भी आप फोरियर कंप्यूट करते हैं तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है. सो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास एक इमेज था जिसके अंदर हमारे पास रेंज बहुत डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा थी. डायनेमिक रेंज ज़्यादा का मतलब है या तो वैल्यू 0.01 पे पड़ी हुई है या बहुत ही पीक वैल्यू है 255 पे पड़ी हुई है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस. सो इस सूरत में इस चीज़ को डिस्प्ले करना इतना ईजी नहीं होता. सो जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले करने के लिए हम जो इसमें टूल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लॉग transformation. That is computing using this formula S is equal to C into log 1 plus R, where C is a constant in this case. उसको देखे जाए. ओके. सो अगर आप ये इमेज देखें तो इस इमेज का जो लॉग ट्रांसफॉर्म, जब हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया है तो आपको ये सारे रिंग नज़र आना स्टार्ट हो गए. वेयर प्रीवियस इमेज के अंदर ये रिंग हमारे पास विजिबल नहीं थे. रियल लाइफ के अंदर इसकी और क्या एप्लीकेशन है, ऐसे में जिनमें बहुत ज़्यादा हाई ब्राइट कलर हुआ या सूरज की तरफ फ्लैट से करके हमने एक जहाज़ की पिक्चर ले ली और हम चाहते हैं कि ये पिक्चर क्लियर हो जाए, सूरज की इंटेंसिटी कम हो. सो हम उसमें लॉग अप्लाई करेंगे जो उसके रिजल्ट्स को बेहतर करते हैं. देन वी गॉट पावर लॉ या इसको गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. गैमा ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की इक्विवेलेंट है, S इज इक्वल टू C R रेज टू पावर गैमा, वेयर C एंड R ये इसमें दो कांस्टेंट होते हैं और गैमा जो है ना इसमें ये बता रहा होता है कि किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करनी है. अगर गैमा की वैल्यू 1 से स्मॉल होती है, बट दिस कैन नॉट बी 0, याद रखिए. इफ दिस इज लेस देन 1 तो फिर इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा कि जहां जहां पे आपके पास इमेज में डार्क एरियाज आ रहे हैं उन एरियाज को इनहेंस करेगा और उठा के ब्राइट पे ले जाएगा और ब्राइट एरियाज को नहीं छेड़ेगा. सो दिस इज देयर फॉर इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस. और ये पुराने टीवी में या कोई ऐसा इमेज है जिसमें ब्लैक एरिया बहुत ज़्यादा है और आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप गैमा ट्रांसफॉर्म से उसको बहुत अच्छी तरह करेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड टूल है. इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है ना, ये आपके पास एक टीवी का पिक्चर दिखाई दिया जिसमें हमने एक गैमा ट्रांसफॉर्मेशन से इसको करेक्ट किया. अब मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है ना आपके पास ये ओरिजिनल इमेज था, y इज इक्वल टू 1 ये आपका ओरिजिनल इमेज था और मैं चाहता ये हूँ कि इस इमेज की ब्राइटनेस इनहेंस करूँ तो मैं क्या करूँगा, गैमा की वैल्यू को 1 से ग्रेटर कर दूंगा. जब मैंने इसको इनहेंस किया तो ये देखिए इस इमेज में ब्राइटनेस आना स्टार्ट होगी और जब इसकी वैल्यू
1 से स्मॉल है, तो क्या हुआ कि इसने स्मॉलर वैल्यूज को कंप्रेस किया और हायर लेवल वैल्यूज को डाउन किया। सो हम 0.5 का फैक्टर या 1 से छोटा फैक्टर कब अप्लाई करते हैं, जब हम ब्राइट एरियाज को डार्क करना चाह रहे हैं। सो उसकी एग्जांपल क्या है, ब्राइट एरियाज को डार्क करना चाह रहे हैं। अगर आप ये वाला इमेज देखें तो इसको जरा थोड़ा गौर से देखें। सो इफ यू सी दिस इमेज, तो यहाँ पे जो ये इमेज दिखाया हुआ है, इस इमेज के अंदर ये वाला इसका ब्राइटर एरिया, और मैं चाहता ये हूँ कि इस एरिया को भी विजिबल कर लूँ और मैं यहाँ पे इसका शेडो देखना चाहूँ। सो इफ आई वांट टू गेट अ शेडो इफेक्ट इन दिस एरिया, सो व्हाट आई डिड, मैंने गैमा की वैल्यू को 1 से रिड्यूस किया और मेरे पास अगर आप ये क्लोथिंग देखें तो यहाँ पे इसका शेडो इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। और जब मैंने इसकी वैल्यू को 1 से ग्रेटर किया तो फिर क्या हुआ, मेरे पास इमेज में ब्राइटनेस का फैक्टर इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे मेरे पास पहाड़ में ये कलर अच्छा आ गया। सो अगर आप वैसे विजुअली देखें तो जो सबसे अच्छा इमेज जिसको देख के आपको प्लेयर फील होता है ना, तो वो ये y इज इक्वल टू, ये गैमा इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू का होता है, जहाँ पे आपके पास करेक्शन आ गई है। और सेम यही वाला फिनोमेना आपके पास कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स में भी यूज होता था, जिसको हम गैमा रे करेक्शन कहते हैं। ये गैमा रे करेक्शन की एक और एग्जांपल है, जहाँ पे आपके पास एक बोन का एमआरआई इमेज है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि बोन में किस किस जगह पे स्प्लिंट हुआ है। ये बेसिकली बैक बोन का इमेज दिया था, तो ये उसका साइड व्यू है जहाँ से आप इसका देख रहे हैं, इसका फैक्टर देख रहे हैं। अगर मैंने इसके अंदर देखना हो कि मेरे पास ब्राइटनेस एरिया, यानी अगर ये वाला एरिया मैंने देखना होता कि मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता कि जो गैमा की वैल्यू थी ना, उसकी वैल्यू को मैं रिड्यूस कर रहा होता और अकॉर्डिंगली मैं इसको जज करता। वेयर एज अगर मैंने इसका डार्कर एरिया इंक्रीज करना तो गैमा की वैल्यू को 1 कर होता। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आज तक गैमा करेक्शन के अंदर देखी है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये एक एयरक्राफ्ट से इमेज लिया हुआ है, एक लैंडिंग स्ट्रिप का, और जब ये इमेज लिया ना तो उस टाइम सूरज निकला होता। अब हम चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से लैंडिंग स्ट्रिप नजर आए, सो हम इस तरह के इमेज में गैमा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। सो गैमा ट्रांसफॉर्म क्या किया, पहले वाले इमेज के केस में ये दिस वाज द ओरिजिनल इमेज, और जो सेकंड इमेज हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें गैमा की वैल्यू 3 है, इसमें आपके पास गैमा की वैल्यू 4 है और इसमें गैमा की वैल्यू 5 है। रिमेंबर दिस थिंग, जब गैमा की वैल्यू को 1 से ग्रेटर करते हैं, यानी 2 3 4 5 6 इस तरह आप इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इमेज के अंदर ब्राइटर एरिया जो है वो डार्क की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब गैमा की वैल्यू को पॉइंट्स में लेके आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपका डार्कर एरिया ब्राइटर की साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस केस के अंदर गैमा की वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीज किया, इसका मतलब है हम इमेज को डार्कर साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑलरेडी वाइट एरिया है। सो इफ यू आस्क मी, जो सबसे अच्छा इमेज है ना इसमें, ये 4 वाला इमेज है, ये बहुत अच्छी इसमें करेक्शन अप्लाई हुई है। 5 इज आल्सो वेरी गुड इमेज, राइट? एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? अब्दुल्ला, कोई सवाल है आपका? अब्दुल्ला खान? नो सर। मेहरब समझ आ रही है? अच्छा जी, देख लो चैट्स पे क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म। अभी हमने इससे पहले एक इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म देखी थी, जो हमारे पास बाइनरी इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म। एक और हमारे पास इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म होती है, जिसको हम बाइनरी में नहीं करते, बल्कि हम इमेज के ऊपर 3 लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इसको हम कंट्रास्ट थ्रेशोल्डिंग भी कहते हैं। सो इस तरह के इमेज में हमने क्या किया कि इसको 3 अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया। जो मेरा पहला एरिया था वो 0 से लेकर, तो दिस इज समथिंग इट वी इन बिटवीन एल
L/3 का एरिया है जो यहाँ पे आ रहा है ये जगह, और L/3 से 3L/4 के एरिया के ऊपर एक अलग ट्रांसफॉर्म हो गया। सो ये हमने अप्लाई किस तरह की? So this is basically a line function which is equal to y is equal to mx plus c, where m is calculated using y2 minus y1 divided by x2 minus x1. In this case, अगर मैं इसको रियल वैल्यूज कह देता हूँ, और यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू है R1, इसको हम प्रेज्यूम कर लेते हैं कि ये है इक्वलेंट टू 35, और S1 को भी हम कह देते हैं, S आपके पास इक्वलेंट है 25. So if I do the first computation out, so this is equal to m is equal to y2, which is 25 minus 0 divided by x2, which is 35 minus 0. So this will going to give you a factor m is equal to 25 by 35. So this will be equivalent to 5 5s are 25, 5 6s are 30. So this is something 6 divided by 5 divided by 6. So this will be equivalent to 0.83, which is the slope in this case. So इसकी स्लोप आ जाएगी 0.83, इसकी स्लोप आ जाएगी. So first line की आपके पास स्लोप आ गई which is 0.83. So this is 0.83, और C इसके अंदर फैक्टर आपके पास क्या है? 0 के इक्वलेंट है. 0 के इक्वलेंट क्यों है? क्योंकि इसका ऑफसेट नहीं है. अब ये वाली लाइन, इसमें ऑफसेट कितना ऐड हुआ है? जितना यहाँ से लेकर वैल्यू इधर तक शिफ्ट हुई है. सो लेट्स से आई एम प्रेज्यूमिंग कि मेरे पास S1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? S1 in this case was equivalent to 25. So that means कि ये यहाँ से लेकर तो इस साइड तक, ये y वाली साइड पे जितना ये ऊपर गया, दिस इज द S फैक्टर. सो हमारी इक्वेशन थी y is equal to mx plus c. सो इसका मतलब है कि c की वैल्यू मेरे पास 25 के इक्वलेंट आ गई. अच्छा जी, मैं दोबारा से एक दफा समझाता हूँ. सो आई होप कि आप लोगों ने लाइन की क्वेश्चन देखी हुई है. लाइन की क्वेश्चन होती है y is equal to mx plus c. सो आपने क्या करना है कि ये तीनों अलग अलग लाइन, तीन अलग लाइन की क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो जाएगी. इसके लिए लाइन इक्वेशन लिखें y is equal to mx plus c. इसके लिए लिखें y is equal to mx plus c. m कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया यार. m इसके केस में m लिमिट है. m is equal to, in this case is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, जो भी इसकी लिमिट्स है. सो आपको 3 m भी आ जाएंगे इस केस में. c कैसे फाइंड होता है? c का मतलब ये है, लेट मी शो यू. मैं मेरी इस वीडियो की तरफ देखें जी. सो c का क्या मतलब है? लेट्स से ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बॉटम लाइन के ऊपर ना एक ये पेन पड़ा हुआ है, और मैं इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ. ठीक है. सो थिंक ऑफ इट कि ये ग्राफ था, तो ग्राफ में ये लाइन यूं ड्रॉ हुई है यहां से यहां तक. सो मैं इस केस के अंदर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना यहाँ पे, मैं इस लाइन को बजाय ये कि यहाँ 0 से स्टार्ट करूं, मैं लाइन को स्टार्ट करता हूँ इस जगह से. लाइन तो वही है, लेकिन अब लाइन ऊपर से स्टार्ट हो रही है. दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज द सी टू इट, या इसको डीसी ऑफसेट का फैक्टर भी कहते हैं. लाइन ये थी, मैं इसको उठा के ऊपर ले गया. सो दिस इज द डीसी ऑफसेट इन एन इमेज. सो जब भी आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द सी इन दिस केस, व्हिच इज बेसिकली द डीसी ऑफसेट. सो आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने इमेज के अंदर
तीन अलग अलग स्लोप फाइंड आउट करें। अब रहेगी एक्स की बात। एक्स क्या चीज है? हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। x is the factor in this case which is the input. इनपुट मेरे पास है एक इमेज है। इमेज किस तरह किस फॉर्म में आए? आपके पास इमेज में बेसिकली मैट्रिक्स पड़ा होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर तो 255 के दरमियान है। तो हमने ये बता दिया कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, लेट्स से ये 0.8 वाली 0.8x प्लस सी, सी इस केस में 0 है, ये किन उन वैल्यू पे अप्लाई होगी जिनकी वैल्यू L/3 तक जाएगी। L इसमें 255, 255 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। सो 255 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 85। एक मिनट नोटेशन। सो ऐसी वैल्यू जिनकी रेंज 0 से लेकर तो 85 के दरमियान है, ये वैल्यूज इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी। यानी हर वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो 0.8 के साथ, इसे मल्टीप्लाई कराएं बिकॉज 0.8x प्लस सी इसमें 0 है। सो जो जिस इनपुट इमेज की वैल्यू इस रेंज के अंदर फॉल करेगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। और जिनकी वैल्यू 85 से ग्रेटर है, यानी L/3 से ग्रेटर है और 3L/4 से स्मॉलर है। L/3 का मतलब है 85, 3L/4 का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। सो 3L/4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई विथ 255 divided by 4 is equal to 191 in this case. So all those values which are in the case of 85 से लेकर 191 के दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं उनको ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसकी स्लोप अपनी होगी और इसमें सी का फैक्टर भी ऐड हुआ है। सी इसमें कितना था 25। सो अभी मैं प्रोज्यूम कर लेता हूँ इसकी जो स्लोप फाइंड आउट हो रही है ना, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1.8 है। सो द इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन वुड बी इक्वल टू y is equivalent to 1.8x plus 25. So any value which has a range 85 से लेकर 191 के दरमियान में जो भी वैल्यू है वो इस इक्वेशन से गो थ्रू हो रही होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। अगर यहाँ से अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे सवाल पूछे। मलाइका, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सर ये सी बताएं, सी क्या चीज है? सी इसमें ऑफसेट है। अब ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये इसमें बेसिकली ऑफसेट। ऑफसेट कितना आ रहा है ये देखते हैं। एक सेकंड, चैट बंद करने दो। सो ऑफसेट का क्या मतलब है? ये लाइन यहाँ, ये लाइन एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी? यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना, यूं करके। अगर ये मैं लाइन को यहाँ से देखूं, लेकिन ये लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। ये लाइन, ये ग्राफ देखते हैं एक्स और वाई का, ये यूं करके एक लाइन लिखी। ये जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था प्लीज ये जरा देखें इसकी तरफ। अच्छा, ये सेशन खत्म होने लगे, मैं सेशन ना दोबारा एस्टेब्लिश करता हूँ। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। 30 सेकंड रह गए, दरमियान में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मैं प्लीज रीजॉइन दिस। ओके।